आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे के हिसाब से। रेलवे की एग्जाम जो अभी आने वाली है, जैसा भी आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे होंगे तो आरपीएफ का पेपर भी अभी मार्च में होने वाला है, और उसके बाद आरपीएफ के बाद एनटीपीसी या ग्रुप डी, सभी एग्जाम्स में नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम नंबर सिस्टम में जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं नंबर सिस्टम के पहले क्वेश्चन पे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे मैं कंसेप्ट भी बताते चलूंगा, और क्वेश्चन को हम या तो ऑप्शंस के माध्यम से करेंगे और कंसेप्चुअली भी करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक संख्या के 2 गुने और 52 के 3 गुने का जो योगफल है वो 342 है। संख्या के 4 गुने और 52 के 2 गुने का योगफल हमें बताना। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम देखें वो संख्या हमने कोई सपोज मान ली x है, तो एक संख्या का 2 गुना और 52 का 3 गुना, तो 52 में हम 3 का गुना कर दे का जो योगफल आ रहा है वो आ रहा है 342। फिर आपको दे रखा है कि संख्या के 4 गुने, उसी संख्या के 4 गुने मतलब 4x कर देंगे, और 52 के 2 गुने, और 52 का जो 2 गुना है उसका जो योगफल आपको बताना है, ये आपसे पूछा गया। अब देखो यहां से अगर जैसे हम सोल्व करते हैं तो 52 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। 2 तिया 6 हो जाएगा 156। जब अपन इसमें से कम कर देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2x का मान, 2x, क्योंकि ये तो हमसे पूछा गया है ये वाली चीज। अब आपको बोला गया था कि एक संख्या है, उस संख्या का अगर आप डबल करते हैं और 52 में 3 का गुणा कर देते हैं और उनको जोड़ते हैं तो आपको 142 प्राप्त हो 342 प्राप्त होता है। अब अपन ने 52 इंटू 3 करके इधर घटा दिया। अब जैसे ही उसमें से घटाते हैं तो 12 में से 6 गया तो यहाँ कितना बचेगा 6, और यहाँ बचेगा 13, और 13 में से 4 जाएगा तो 5, मतलब 13 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 8, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये आ जाएगा 186। यहाँ पर x का जो मान आएगा तो x का मान आ जाएगा 93, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो x का मान आ गया 93। अब आपसे पूछा गया है कि 4x मतलब संख्या का 4 गुना, तो वो संख्या 93 है। 93 के 4 गुना और 52 के 2 गुने को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें 52 का 2 गुना 104 प्लस 4 3 12, केरी कितना आता है 1। 4 का 9 में गुना करेंगे 36, और 1 हो जाएगा 37। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे और 47 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 476। अब चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन पे। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था भी नहीं। अगला वाला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का जो योगफल है वो 9 है और उनके वर्गों का जो योगफल है वो 41 है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो आसानी से, सर कुछ है नहीं उसमें, क्योंकि 2 संख्या मैंने पहली 5 ले ली तो 5 का वर्ग प्लस दूसरी संख्या 4 ले ली, 4 का वर्ग, दोनों का वर्ग है 41, तो हमारा 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16 भी यहाँ पर आ रहा है। तो दोनों को अपन ने देखा तो ये 41 हो गया, और दोनों का योग भी कितना हो गया 9 हो गया। तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन से, पहले ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया हमारा। अगर आप इसको बाय मेथड करना चाहते तो हम कैसे करेंगे, बाय मेथड भी अपन समझते हैं। ऑप्शन से तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ऑप्शन सेट नहीं कर पाते, उस कंडीशन में आपको मेथड इसका पता होना चाहिए। अब मेथड से कैसे करेंगे, मेथड से अपन देखते हैं। तो कोई सी भी 2 संख्या हमने a प्लस बी मान ली, उनका जो सम है वो 9 मान लिया, ठीक है। अब उसने बोला है उन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, तो दोनों संख्याओं के जो वर्गों का जो योग है वो आपको दे रखा है कि वो 41 है। तो अपन ने यहाँ पे 41 लिख लिया। अब a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास है, अगर मैं a माइनस बी की वैल्यू और निकाल सकता हूँ तो यहाँ पे मैं आसानी से किसी भी इसको सोल्व कर सकता हूँ। अब इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, तो यहाँ पर हम a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब a प्लस बी का मान आपको 9 दे रखा है तो यहाँ पर हमने 81 लगा लिया, और उसके बाद में इसका वन यहाँ पे 41 दे रखा है तो हमने 41 रख दिया, प्लस 2ab हमने लिखा। फिर हम क्या करेंगे 41 यहाँ से इधर कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40, उसके बाद में आ जाएगा 2ab। अब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो AB का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो AB निकल के हमारे पास आ जाता है 20। तो AB मतलब 20 है और a प्लस बी बराबर 9 है। तो आप एक अंदाज ये भी लगा सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना है 20 है। यहाँ से भी आप कर सकते हो, और यहाँ पर 20 भी एक ही ऑप्शन में दे रहा है, पर फिर भी हम और अच्छे से अगर पूरा डिटेल में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो यह 1 का वर्ग आएगा प्लस b का वर्ग आएगा माइनस का 2ab आएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे।
a माइनस बी की वैल्यू हम ऐसे रख देंगे, यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर, a का वर्ग प्लस b का वर्ग का मान हमारे पास 41 दे रखा है, और माइनस 2ab है, तो 2ab का मान हमने अभी निकाला था 40 था, तो माइनस का कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा निकल के 1। अब हमें यहाँ दिया गया है कि a प्लस बी बराबर 9 है, a माइनस बी बराबर 1 है, तो हम यहाँ से a और b का मान भी निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2a हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, a का मान आ जाएगा 5 और a का मान यहाँ पुट कर देंगे तो b का मान आ जाएगा 4। तो मेथड से भी आप ऐसे कर सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योगफल है वो 2720 है। तीसरी और पांचवी संख्या हमें बताना। देखो 5 क्रमागत संख्या है, जैसे सपोज 1 2 3 4 5 है। अब इनका जो योगफल है, अगर आपको योग दे रखा है 2720, तो अगर आपको सम दे रखा है मतलब योग दे रखा है और इसमें अगर हम 5 का भाग दे देंगे तो औसत निकल के आ जाएगा। अब जो अगर मैंने 5 का भाग दिया तो इसका औसत निकल के आ जाएगा 544। कितना आ जाएगा 544। तो इनका जो औसत है वो कितना हो जाएगा 544 हो जाएगा। अब आपको ये बात हमेशा पता होगी कि जो औसत होता है हमेशा बीच की संख्या होती है। अगर संख्या क्रमागत है तो 544 है ये औसत है, ये बीच की संख्या है। तो 5 संख्या अगर है तो 2 संख्या इसके आगे होगी और 2 संख्या इसके पहले होगी। बाद में जो होगी वो कौन कौन सी है, सम संख्या है, तो इसके बाद में 546 और 548 होगी। इसके पहले होगी वो 542 और 540 होगी। अब आपको बोला गया है कि तीसरी संख्या और पांचवी संख्या को जोड़ना है, तो तीसरी संख्या ये हो गई और पांचवी संख्या ये हो गई। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 8 4 12 का 2 आ जाएगा, केरी कितना है 1, 4 4 8 होने की कितना जाएगा 9 आ जाएगा, केरी कितना आया कुछ भी नहीं, 5 और 5 10 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 1092। ठीक है, नहीं केरी आया था क्या, तो 8 4 12 का 2, केरी आया 1, 4 4 8 1092 इसका आंसर आ जाएगा। बस करना कुछ भी नहीं, आपको ये याद रखना है कि जो संख्या है 5 क्रमागत संख्या है तो उनका जो औसत होता है वो 20 ही होता है। जैसे अगर ये मैंने 5 संख्याएं लिखी है तो इनका जो औसत है वो 3, 2 इसके आगे से हट जाएगी, 2 पीछे से हट जाएगी। अगर आप जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में जोड़ के आप भाग देंगे 5 का तो औसत ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा। तो आप इस हिसाब से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि यदि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के पहले अंक में एक जोड़ दिया जाए और अंतिम अंक में से एक घटा दिया जाए तो इस प्रकार तो कितनी संख्याओं का पहला अंक अंतिम संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से करते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूं। यहाँ पर आपको दे रखा है कि पहले वाला जो नंबर है उसको एक बढ़ा दिया जाता है, आखिरी वाला जो नंबर है उसको एक कम कर दिया जाता है। अब एक इसको बढ़ा दिया जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और इसको कम कर दिया जाए तो ये 1 हो जाएगा। इसको बढ़ाएंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इसको बढ़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसको बढ़ाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। इसको बढ़ाएंगे ये 7 और ये हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। अब आपको बोला गया है कितनी संख्याओं का पहला अंक अंतिम संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिएगा यहाँ पर विभाज्य है, एक संख्या हो गई, दूसरा यहाँ पर भी विभाज्य है, ये दूसरी संख्या हो गई, और उसके बाद में यहाँ पर कहीं पे विभाज्य नहीं है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस करना कुछ नहीं, जो आपको रीड करना आना चाहिए। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रीड करेंगे तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए तो बनने वाले नई संख्या में कितने सम संख्याएं होंगी, ये आपको पता करना है। अब देखो अगर 9 में से मैं किसी संख्या को घटाता हूँ, 9 में से 7 घटाता हूँ तो कितना बचता है 2, 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 7, 9 में से 5 घटेगा तो 4, 9 में से 1 घटेगा तो 8, 9 में से 4 घटेगा तो 5, 9 में से 3 घटेगा तो 6, 9 में से 6 घटेगा तो 3, 9 में से 8 घटेगा तो 1। अब उसने पूछा है कि कितने सम अंक बनेंगे, तो सम एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, उसके बाद एक ही हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 4, 2 4 8 और 6, तो इसका आंसर आ जाएगा डी वाला। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन याद दे रखा है कि यदि संख्या
में से प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। तो आपको ये दे रखा है कि जैसे कोई नंबर है 3, 5, 4, 6, 9, 8, 3, 2 और 9, इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, क्योंकि यह स्पष्ट दे रखा है आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा 2 आएगा, 2 के बाद 2 लिखने के बाद हमने 2 लिख लिया है, तो फिर हम लिखेंगे 3, फिर हम लिखेंगे दूसरा वाला 3, फिर हम लिखेंगे 4, फिर हम लिखेंगे 5, फिर हम 5 के बाद 6 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 8, फिर हम लिखेंगे 9 और फिर हम लिखेंगे 9। अब उसने बोला है कि कितनों की स्थिति बदल जाएगी। स्थिति बदलेगी तो पहले हम ये चेक कर लेते किन किन की नहीं बदली। एक तो इस 9 की स्थिति नहीं बदली और उसके बाद में किसकी स्थिति नहीं बदली, केवल एक ही की नहीं बदली है। तो इसकी बदल गई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 संख्याओं की स्थिति यहाँ पे बदल जाएगी। ये इसका आंसर है। फिर हम चलते अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है कि 6 और y से अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है जहां पर y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है। अब y के कितने संभावित मान यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं कि से अभाज्य संख्या किनको कहते हैं, या को प्राइम नंबर अपन इंग्लिश में समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बेसिक चीज ये कि को प्राइम नंबर क्या कहलाता है। जैसे 5 है और 7 है, ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर है। जैसे 7 है और 9 है, ये भी एक दूसरे के को प्राइम नंबर है। जैसे 11 है और 13 है, ये भी एक दूसरे के को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है ये समझते हैं। तो को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है कि जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 5 और 7 में कॉमन फैक्टर एक ही है, मतलब ऐसी संख्या जिनमें एक के अलावा किसी और सेम संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर 5 और 7 में दे तो दोनों में एक का भाग जाता है, बट इनके अलावा किसी और संख्या का भाग इसमें नहीं जाता है। सेम यार 7 और 9 में भी हम देखेंगे तो इनमें भी एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता। अब जैसे दूसरा बात अगर हम समझे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इनका जो एलसीएम होता है, इनका जो एलसीएम होता है वो इनका मल्टीप्लाई ही होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा 12 और 15, तो 12 और 15 को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनमें एक तो कॉमन है ही से, एक का भाग तो दोनों में जाता ही जाता है, 3 का भी दोनों में भाग जाता है। और इनका जो एलसीएम है वो 12 और 15 का मल्टीप्लाई नहीं आएगा, इनका एलसीएम आता है 60, जबकि 12 और 15 का जो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो वो आता है 180। तो आपको यह याद रखना है ऐसी दो संख्याएं एक दूसरे के को प्राइम फैक्टर होते हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो अब आपको यहां दे रखा है कि 6 के साथ हमें कौन कौन सी संख्याएं लेनी है। तो पहले हम 6 के साथ हम देखते हैं, पर 6 के साथ जो उसने बोला है वो 20 से छोटी होनी चाहिए। तो मैंने एक 6 ले लिया और एक उसके साथ 19 ले लिया। 6 ले लिया उसके साथ 17 ले लिया, क्योंकि 18 में ले नहीं सकता, क्योंकि 6 और 18 में कॉमन फैक्टर मिलेगा। 20 भी नहीं ले सकते। 6 के साथ में अपन ने 13 ले लिया। क्या ले लिया? 13। 6 के साथ में हम 11 भी ले सकते हैं, 6 के साथ में हम 7 भी ले सकते हैं, 6 के साथ में हम 5 भी ले सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो 6 के साथ में 19 हो गया, 6 के साथ में 17 हो गया, 6 के साथ में 13 हो गया, 6 के साथ में 11 हो गया, 6 के साथ में 7 हो गया, 6 के साथ में 5 हो गया। 6 के साथ में 1 नहीं लेना क्योंकि 1 तो सबके साथ ही रहता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ऐसी कितनी संख्या बन सकती है? 6 बन सकती है वाई की। ये आपको याद रखना। अगला वाला क्वेश्चन चलते हैं। यहां दे रखा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है उसको हम 2 बोले, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको टाइप्स बता देता हूँ। संख्याएं कितने प्रकार की होती। तो अगर हम देखें ना तो मेनली संख्या ये होती है प्रमुख संख्या, जिसमें अगर हम देखें तो प्राकृतिक संख्या होती। तो प्राकृतिक संख्या किनको कहते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद में सम संख्या क्या होती है? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है। जिसके लास्ट में 2 आता हो, जिसके लास्ट में 4 आता हो, जिसके लास्ट में 6 आता हो या फिर 8 आता हो, ऐसी संख्या हम सम संख्या बोलेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी जो सम संख्या है यहां पर 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो 1 है।
अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो जो नेगेटिव पॉजिटिव कैसी भी संख्या हो तो उसको हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में माइनस वाली संख्या भी आएगी, प्लस वाली संख्या भी आएगी और जीरो भी आती है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या में जीरो आती है और 1 2 3 4 आता है। उसके बाद में भाज्य संख्या क्या होती है, जो डिविजिबल होती है, जिसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्या है। तो खुद का और एक का तो सभी संख्याओं में भाग जाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। पर खुद के और एक के अलावा किसी और भी संख्या से अगर उसमें भाग जाता है तो उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या है। तो अब भाज्य संख्या क्या है, 4 है, 6 है, 8 है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या है, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो है 4। अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 3 5 7। अब दो भी एक अभाज्य संख्या है, बहुत सारे बच्चे दो को भाज्य मानते हैं बट वो गलत है। और दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है, नहीं तो सभी सम संख्याएं भाज्य ही होती है, बट दो ऐसी है कि जो इवन नंबर है बट वो अभाज्य है। से अभाज्य जो मैंने अभी आपको बताया था कि 5 7 अभाज्य, से अभाज्य, 2 3 भी से अभाज्य। अब परिमेय संख्या से बहुत बार क्वेश्चन आता है, रेलवे का फेवरेट ही क्वेश्चन है ये। परिमेय संख्या यहाँ पर मतलब रेशनल नंबर यहाँ पे वो पूछता है। तो रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जिसको बटे में लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब अगर हम समझे यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करें कि पी बाई क्यू क्या होता है, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5/7 ही लिखा, तो ये 5/7 है, तो ये रेशनल नंबर है। अगर मैंने लिखा 7 भी लिखा तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 7/1 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो है, ये जैसे ये 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये √4 है। √4 का मतलब एक्चुअल में वो 2 है। अगर कोई रूट के अंदर नहीं है तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, सीधी सी बात। और अगर रूट के अंदर है तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो जैसे √5 है, √7 है, तो ये अपरिमेय संख्या है। और अगर वो रूट से बाहर है तो वो परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है, चाहे रूट के अंदर हो चाहे रूट के बाहर हो, बट जिसका मान निकाला जा सकता है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या क्या कहलाती है, जो रूट के अंदर हो और माइनस में हो, जिनको आयोटा की मदद से ही निकाला जा सकता है, उनको हम क्या कहेंगे, अवास्तविक संख्या है। तो ये इतने प्रकार की प्रमुख संख्या होती है जो एग्जाम में आ सकती है, मैंने आपको बता दिया। अब चलते अपन आगे क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी जो सम संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। इसके बाद अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि निम्न प्रत्येक संख्या में से 11 घटाया जाए और प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और फिर संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित होगी। सबसे पहले तो बोला है कि यदि निम्न संख्याओं में से प्रत्येक में से 11 घटाया जाए। सबसे पहले तो वो 11 घटाने की बात कर रहा है, तो जब हम इसमें से 11 घटाएंगे तो ये बचेगा 1 5 6, दूसरी संख्या बचेगी 8 6 5, तीसरी संख्या बचेगी 5 5 6 और चौथी संख्या बचेगी 1 7 1। यहाँ आ जाएगा आपका 6 और अगली संख्या बच जाएगी यहाँ पर 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अगर हम इसमें से 11 घटाएंगे तो फिर उसने बोला कि प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। अब उल्टे क्रम में जब आप इसको लिखेंगे तो सबसे पहले हम 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर हम 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। फिर उसने हमें बोला कि अगर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में दिया जाए, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में जब आप इसको लिखेंगे, तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या आएगी 268। 268 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो आएगी 568। उसके बाद में जो अगली संख्या बचेगी 268 हो जाएगा, 568 हो जाएगा, अगली संख्या आएगी 651, फिर आएगी 655, फिर आएगी 671। अब कितनी संख्याओं का स्थान क्या बोला, अपरिवर्तित रहेगी,
तो एक तो ये अपरिवर्तित रही है, और उसके बाद में अगर हम देखें तो एक ही संख्या यहाँ पर अपरिवर्तित रही है, क्योंकि ये तो चेंज हो चुका है, ये बस बचा है 568, और ये भी वहीं पे आया, और ये चेंज हो गया है, ये भी चेंज हो गया है, तो केवल एक संख्या यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन टफ नहीं है बट इजी क्वेश्चन है, ये याद रखो। अगले वाले क्वेश्चन पे अगर हम देखें, यहाँ दे रखा है कि 87 के स्क्वायर और 88 के स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है। देखो सिंपल सा फंडा है, 87 और 88 के बीच में कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो स्क्वायर होगी, क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे 3 है और 4 है, 3 और 4 के बीच में जो भी 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में जो भी संख्या होती है वो किसी का भी वर्ग कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर 3 का वर्ग है तो अगली जो संख्या वर्ग बनेगी वो 4 का बनेगी। 3 का वर्ग जैसे 9 है, 4 का वर्ग जैसे 16 है। अब इनके बीच में जो संख्या आती है 10 आती है, 11 आती है, 12 आती है, 13 आती है, 14 आती है, 15 आती है, ये संख्या इनके बीच में आती है, तो ये किसी का भी स्क्वायर कैसे हो सकती है, क्योंकि इसके जस्ट पहले की जो संख्या वो 3 का वर्ग है, इसके बाद वाली जो संख्या वो 4 का वर्ग है, तो इनके बीच में तो कोई वर्ग पॉसिबल ही नहीं है। तो आपसे ये पूछा गया कि ऐसी कितनी संख्या है जो किसी का वर्ग नहीं है। अब अगर हम 88 का स्क्वायर यहाँ पे निकालते हैं तो 7744 आता है, यहाँ पर कितना आता है 7744। अब 87 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये 069 आएगा, और ये 13 का जस्ट डबल करेंगे हम, 26 कम करेंगे तो 76 हो जाएगा, 75 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 75। तो 88 का स्क्वायर तो 7744 लिख दिया, और 87 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे घटा दिया। अब इनके बीच में जो संख्या है, देखो 16 में से अगर मैं 9 घटाता हूँ तो यहाँ कितना बचता है 7, जबकि एक्चुअल में संख्या देखेंगे तो कितनी संख्या इनके बीच में, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो एक संख्या आपको यहाँ पे कम लेना, क्योंकि वो दोनों संख्याओं के बीच की संख्या लेनी। अब इसमें से मैं घटाता हूँ तो 14 में से 9 गया तो कितना बच गया 5, जैसे आप इसको घटाएंगे तो 175 आ जाएगा, तो उसमें से भी एक संख्या कम लेंगे क्योंकि हमें उनके बीच वाली लेनी है, इसलिए जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 174। अगले क्वेश्चन की बात करें कि वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 से 12 से 28 से और 36 से पूर्णतः विभक्त हो। इन सबसे विभक्त होने वाली संख्या हमें बतानी है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी और इन सबका डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल देंगे। तो जैसे आप इन सबका एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट आप मेरे हिसाब से डायरेक्ट 36 और 28 दोनों बड़ी संख्याओं का एलसीएम ले सकते हैं, और दोनों बड़ी संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो ऑटोमेटिक अपन सोल्व कर सकते हैं, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ 8 लेंगे, 12 लेंगे, 28 लेंगे और 36 लेंगे। आप 4 से इसको आसानी से काट सकते हैं, जैसे आप 4 से काटेंगे या 2 बार, 3 बार या 7 बार और या 9 बार, फिर 3 से हम कैंसिल कर देंगे। 3 से जैसे काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब 4 3 12, 12 दूना 24, 24 सतह के 168, 168 इंटू 3 कर देंगे, 3 अटे 24 का 4 आ जाएगा, कैरी कितना आएगा 2, 48 और 2 50, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 504। अगले वाले क्वेश्चन पे अगर हम चले तो यहाँ पर दे रखा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का जो योग है वो 12 है। 2 अंकों वाली एक संख्या जिसके अंकों का योग कितना है 12 है। इसके अंकों को आपस में बदल दे, इसके अंकों को आपस में बदल दे तो दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है संख्या। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और मेथड से भी कर सकते हैं। ऑप्शन मेथड दोनों सरल है, कैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ऑप्शन उठाता हूं यहाँ पर 57। अगर जिसे 57 है तो दोनों के अंकों का योग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 12 है। जैसे दोनों के अंकों को मैं पलट देता हूं तो 75 लिख सकते हैं अपन इसको। तो 15 में से 7 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 8, और यहाँ पर बच भी रहा है 18। तो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 57। क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर 57। अगर इसको आप बाय मेथड करना चाहते हैं तो बाय मेथड कैसे करेंगे, कोई सा भी जो नंबर होता है वो जैसे इकाई वाला अंक अपन ने मान लिया x और दहाई वाला जो अंक मान लिया अपन ने क्या माना यहाँ पे y। अब जब अपन किसी भी संख्या को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर कोई नंबर जो होता है वो डेसिमल नंबर होता है। जैसे अगर मान लो मैंने 24 ही लिखा है तो 24 लिखने का जो तरीका है वो है 4 × 10⁻⁻⁻ प्लस
2 इंटू 10⁻1। ये है 24 लिखने का तरीका। तो अगर हम किसी की भी पावर 0 करते हैं तो उसका मान आता है 1, तो यहाँ बच जाता है 4 और यहाँ हो जाता है 20, और 20 और 4 अब जाके होगा 24। उसी प्रकार अगर मैंने ये संख्या लिखी x और यहाँ लिखा मैंने y, तो इसको एक्चुअल में मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 10y और प्लस x। जब इन दोनों संख्याओं को मैं पलटूंगा तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो y और यह हो जाएगी, मतलब यहाँ जो हो जाएगा x हो जाएगा और यह हो जाएगा y। उस आधार पर यहाँ देखेंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का y। अब आपको यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर तो हमें दे रखा है कि x और y का जो सम है, तो यहाँ पर x और y का जो सम है वो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ दे रखा है 12। और जब हम इसमें से इस संख्या को घटाते हैं तो यहाँ पर दे रखा है 18। जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपकी जो संख्या बचेगी वो बचेगी 10y माइनस y, तो मतलब डायरेक्ट 9y माइनस का 9x बराबर आ जाएगा 18। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस x बराबर 2। कितना आ जाएगा, क्योंकि 9 कॉमन लेंगे, 9 से 18 को काट देंगे 2 बार। तो यहाँ पर हम जैसे ही सोल्व करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगी, सॉरी x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा क्या, y बच जाएगा। यानी करना क्या है, x से x कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 2y। 2y बराबर कितना हो जाएगा 14 और y का मान कितना आ जाएगा 7। जब y 7 है तो x ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 57। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगला वाला अगर हम देखें कि दो लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 74 है, संख्याओं का योग बताना आपको। देखो, तो दो लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 74 है। तो पहली संख्या अपन ने 5 और दूसरी संख्या 7 ले ली। हम अंदाज से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से, क्योंकि 5 का वर्ग 25 है, 7 का वर्ग है 49, दोनों को जोड़ते हैं तो 74 आ जाता है। तो अब आपसे बोला गया दोनों का योग आपसे पूछा गया, तो दोनों का योग यहाँ पर आंसर है 12। बट हम इसे मेथड से करेंगे कि अगर इसी क्वेश्चन को मेथड से किया जाए तो कैसे करेंगे। तो मेथड में आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है। उसने हमें स्पष्ट बोला है कि दो संख्या है, दो लगातार विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम का मतलब होता है पहली संख्या अगर x मानी और अगली विषम लेके आनी है तो उसमें 2 जोड़ेंगे। जैसे आपने 3 ली, 3 में 2 जोड़ेंगे तभी तो अगली संख्या आएगी, 5 में 2 जोड़ेंगे तभी तो अगली विषम संख्या आएगी। तो इसलिए जो अगली संख्या आएगी उसको 2 जोड़ के हम ला सकते हैं। तो पहली संख्या मैंने x मानी, दूसरी संख्या मैंने x+2 मानी। अब उसने बोला दोनों के जो वर्गों का योग है, तो दोनों के वर्गों का योग है 74। तो मैंने दोनों का स्क्वायर करा और 74 लिखा। यहाँ पर सोल्व करा तो एक्स स्क्वायर आया, ये सोल्व करा तो ये x का वर्ग यहाँ प्लस आएगा, +4 + 4x आ जाएगा बराबर 74 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और ये 4 उधर जाएगा तो ये बच जाएगा 70। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x हो जाएगा बराबर 70। 2 से काट देंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 35 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। 2 से काट देंगे सबको। हमें गुणा करने पर चाहिए कितना 35, जोड़ने घटाने पर चाहिए कितना 7, सॉरी 2। तो 7 और 5 ऐसी हमारे पास संख्या है और ये 5 माइनस का रहेगा, 7 प्लस का रहेगा। बट जैसे ये उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा माइनस का और 5 हो जाएगा प्लस का। तो छोटी वाली जो संख्या हमारी वो कितनी हो जाएगी, x मानी थी तो 5, इससे अगली वाली जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 7। आप ऐसे इसको कर सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 2 अंकों वाली संख्या z अपने अंकों के योग के ठीक 6 गुने के बराबर है तथा मूल संख्या z और z के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का जो अंतर है वो 9 होता है। तो आपको बताना है। देखो, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मेथड से भी कर सकते। सबसे पहले अपन ने लिया 54। 54 जो है वो अपन ने लिया, दोनों के अंकों का योग कितना है 9 है और 9 से 6 गुना भी। उसने बोला था कि वो दोनों के अंकों जो संख्या है दोनों के अंकों के योग से वो 6 गुना है। तो दोनों का अंकों का योग 9 हो गया, 9 से 6 गुना भी है। तो हमारा आंसर तो यहाँ आ चुका है। दूसरी कंडीशन भी उसने हमें दी है कि अगर हम दोनों अंकों को पलट दे तो जो उसका अंतर है वो भी कितना आ जाता है 9।
तो अंकों को जैसे हमने पलटा तो जो उसका अंतर है वो भी कितना आ गया 9। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे दे अंकों दे रखा है कि यहाँ पर अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुना के बराबर है, तो दोनों के अंकों का योग मैंने निकाल दिया। इसके 6 गुना के बराबर है ये संख्या, ये हमने लिख दी। उसके बाद तथा मूल संख्या जेड और जेड के अंकों को अगर हम पलट देते हैं तो उनका अंतर भी 9 आता है, तो हमने यहाँ पे भी अंतर 9 आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 54। अगला क्वेश्चन यह दे रखा है कि किन्हीं दी गई दो संख्याओं के ठीक बाद आने वाली संख्याओं का योगफल 40 है और दी गई दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 6 है। अब अगर हम ऑप्शन से देखते हैं तो यहाँ ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है 22 और 16, दोनों का अंतर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कितना 6, और इनके जस्ट बाद आने वाली संख्या 22 के बाद आएगी 23 और 16 के बाद आएगी 70। दोनों का अगर हम योग भी करते हैं तो ये भी आ जाता है 40, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, तो आंसर बी इसका आंसर है। अगला वाला क्वेश्चन यह दे रखा है कि दो क्रमागत संख्याएं ऐसी है कि छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 3 अधिक है। तो बड़ी संख्या हमें बतानी, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मेथड से कर सकते हैं। पहले हम ऑप्शन से नहीं करेंगे, पहले हम मेथड से करेंगे। तो दो क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्याओं का मतलब होता है कि अगर पहली संख्या 1 से तो अगली x+1 होगी। क्रमागत का मतलब यही होता है, एक बढ़ते हुए। अब दो क्रमागत संख्याओं की छोटी संख्या का 1/4, छोटी संख्या मैंने x मानी तो इसका 1/4 मतलब 1/4 तो हो जाएगा। बड़ी संख्या के 1/5 तो मतलब x बटा मैंने 5 यहाँ कर दिया। तो यहाँ बोला गया है कि छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 1/5 से 3 अधिक है, तो ये 1/4 वाला भाग इससे 3 अधिक है, तो यहाँ बराबर में मैंने 3 लिख दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x, नीचे एलसीएम ले लेते हैं 20 आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ गया 20, 5 से x में गुणा करेंगे तो 5x माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर ये 3 आ जाएगा। अब 20 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 5x में से 4x जाएगा तो ये 1x हो जाएगा, और ये 20 का 3 में गुणा करेंगे तो 60, और 4 माइनस का उधर जाके प्लस का 64 हो जाएगा। तो छोटी वाली जो संख्या थी वो तो 64 हो जाएगी, बड़ी वाली जो संख्या होगी वो हो जाएगी 65। आई थिंक उसने बड़ी वाली संख्या पूछा है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 65। अगले वाले क्वेश्चन पे अगर हम चल दें तो अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक दोनों सभी प्राकृत संख्याओं से विभाज्य। तो 1 से 10 तक संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो वो आ जाएगा 2520। तो डायरेक्ट आप कर सकते हो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से यूं, क्योंकि पहली बात तो उसने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सभी संख्याओं से भाग जाना चाहिए, सभी से भाग जाना चाहिए। तो पहली बात तो हम लास्ट के 10 से चेक कर लेंगे, तो लास्ट में हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। 9 का भाग जाना चाहिए, तो 9 का भाग जब भी जाता है किसी संख्या में जब भी सभी अंकों का योग 9 के टेबल में आता हो। तो यहाँ पर आपको 5 और 4 9 दिखाई दे रहा है, और किसी में 9 का भाग नहीं जा रहा है, ना तो इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, तो आप उसी एक ही लॉजिक से ये सोल्व कर सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, यहां पर दे रखा है 4 की पावर 2n+1 और बराबर में है 2 की पावर 3n+1, हमें निकालना है n का मान। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस इसका बेस बराबर हमें करना है। तो यहाँ पे जब हम बेस बराबर करेंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हम 4 के स्थान पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये भी हमारा 4 ही है, और 2n+1 ऑलरेडी ऊपर लिखा है, 2 की पावर 3n है प्लस का 9। अब यहाँ 2 की पावर लिख सकते हैं 4n+2 बराबर 2 की पावर 3n+9। ठीक है, जब बेस बराबर होगा तो पावर हम बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4n+2 इज इक्वल टू 39, यहाँ पे लिख सकते हैं 3n+9। अब 3 कॉमन होगा तो यहाँ घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा n, और 2 उधर जाके घट जाएगा तो बच जाएगा 7। इसका आंसर आ जाएगा 7। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि 7 सही है या गलत है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम n के मान पुट कर देंगे 7, तो जैसे हम 4 लिखेंगे 7 के पावर में 2 है तो 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। इधर अगर हम देखेंगे 2 7
यहाँ n के स्थान पर 3 रखेंगे तो 7 3 21, 21 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब ये दोनों बराबर है क्योंकि इसको भी हम 2 की पावर 2 और उसकी पावर 15 लिख सकते हैं और यह लिख सकते हैं 2 की पावर 30। तो ये 2 की पावर 30 हो जाएगा, इधर भी 2 की पावर 30 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 309 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो मैंने आपको बताया था कि 3 क्रमागत विषम संख्या है और उनका जो योग है वो 309 है। आपको अगर सम दे रखा है और उसमें हम 3 का भाग दे दे तो हमें औसत मिल जाएगा। तो जैसे मैंने इसमें 3 का भाग दिया तो मुझे औसत यहाँ पर मिल गया 103। तो 3 क्रमागत विषम संख्या है और उनका जो औसत है वो कितना है, 103 है। तो इससे बड़ी जो संख्या होगी वो 105 होगी, इससे जो छोटी संख्या होगी वो होगी 101। क्योंकि आपको हमेशा पता होगा कि जो संख्याएं होती है जब क्रमागत होती है तो उनका जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर 103 औसत है, तो बड़ी संख्या 105 है, छोटी संख्या पे 101 है। तो सबसे बड़ी संख्या उसने पूछा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 105। अगले वाले क्वेश्चन पे अगर हम चले तो यहाँ दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से अभाज्य संख्याओं का एक युग्म बताना। से अभाज्य संख्याओं का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसी पेयर हमें ढूंढनी है यहाँ पर जिनमें एक के अलावा किसी भी समान संख्या का भाग उसमें नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाले में 7 का भाग जा रहा है और इसमें 19 का भाग जा रहा है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा सहअभाज्य संख्याओं में। अगला वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, यहां आपको दे रखा है निम्नलिखित में से कौन 44 से पूर्णता विभक्त है। अब 44 से पूर्णता विभक्त है तो आपको ये पता होगा कि जो संख्या 44 से पूर्णता विभक्त है वो 11 और 4 दोनों से पूर्णता विभक्त होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले 4 वाला लॉजिक लगाते हैं। तो 4 का भाग आखिरी की 2 सभी संख्याओं में यहाँ पर जा रहा है, तो 4 वाला लॉजिक तो सभी में जा रहा है। अब हम 11 का लॉजिक और देखते हैं कि 11 का भाग किस संख्या में जा रहा है, किस में नहीं जा रहा है। तो 11 का भाग के लिए अगर हम देखते हैं, कंसेप्ट आपको पता होगा, 5 में 1 जोड़ा तो 6, 6 में 3 जोड़ा तो 9। अब 5 और 2 7, 7 और 2 9, पहली वाली संख्या में तो जा रहा है भाग 11 का। दूसरी में देखते तो 5 और 1 6, 6 4 10 और 5 2 7 8 15, तो दूसरी में नहीं जा रहा है। इसमें देखिए कि 7 7 4 11, इसमें भी नहीं जा रहा है। 9 5 14, इसमें भी नहीं जा रहा है। डी में देखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 9 16, 9 5 14 2 16, तो ए में जा रहा है और चौथी में जा रहा है। तो पहली और चौथी दोनों संख्याओं में यहाँ पे 11 का भाग जा रहा है और 4 का तो पहले से ही जा रहा है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाला, फर्स्ट और फोर्थ दोनों में। अगला अगर हम क्वेश्चन दे रखा है कि मान लीजिएगा कि x की पावर 100 है, x बराबर 55 की पावर 100 है प्लस 55 की पावर 101 है, 55 की पावर 102 है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं होगी, ये हमें देखना है। तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सोल्व करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। 55 की पावर, जैसे हम 55 की पावर 100 इसमें से कॉमन निकालेंगे, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 55, यहाँ बच जाएगा 55 की पावर 2। हम इसको सोल्व करेंगे तो जैसे आप सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 55 की पावर 100, यह आ जाएगा 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर होता है 30 25, 30 25 में अपन जोड़ेंगे तो 30 25 में अपन जोड़ेंगे 30 30 30 80 30 81, तो इनटू में आ जाएगा यहाँ पर 30 81। अब हम इसमें से चेक कर लेंगे कि इसमें कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है। तो यहाँ पर 11 का भाग इसमें जा रहा है, 3 का तो यहाँ ऑलरेडी जा रहा है क्योंकि 11 का भाग 55 में चला जाएगा। 3 के भाग की बात करें तो वो इस संख्या में चला जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि 79 और 71 में से किसका भाग जा रहा है, तो 79 का भाग भी इसमें आसानी से जा सकता है। अब आप चेक करेंगे कि 71 का जा रहा है कि नहीं, और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 71। आप भाग देके देखना कि 71 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज हमने जो रेलवे के एग्जाम्स में आने वाले जो क्वेश्चन है वो करें। अगले वाले वीडियो में मैं बाकी के क्वेश्चंस कराऊंगा। हर चैप्टर के 100-200 क्वेश्चन हम मिनिमम करेंगे। धन्यवाद।